हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू डूइंग गुड फ्रेंड्स। आज के एडिशन में हम कवर करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट हिट एरिया से इंडियन सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने वाले प्लान ऑपरेशन अजय को, बिहार में कास्ट सेंसस रिलेटेड अपडेट को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो अब नेक्स्ट मंथ होने वाले इलेक्शन के चलते एक्शन में आ गई है, उनकी तेलंगाना स्टेट की विजिट को और वहां उनके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विसेज ऑफिसर को ट्रांसफर करने के ऑर्डर को, इंडिया और चाइना के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 28th कमांडर लेवल मीटिंग को, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में एस जयशंकर की स्टेटमेंट्स को, आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सस्पेंशन को, सुप्रीम कोर्ट में आई एक प्रेगनेंसी टर्मिनेशन रिक्वेस्ट को जिसको लेकर दोनों जजेस डिवाइडेड हैं, यूरोपियन यूनियन की दिए जाने वाली पैलेस्टीन फंडिंग को, इंडिया के चाइना में होने वाली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मीटिंग को ना अटेंड करने के मोस्ट लाइकली डिसीजन को, और एंड में हम एक एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे जिसमें जीएसटी काउंसिल की बात की गई है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक क्विज है, आप उसको जरूर अटेम्प्ट करें, उससे आपकी स्टैटिक प्रिपरेशन में आपकी मदद होगी। चलिए आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। ये आज की पहली न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से और इसका कॉन्टेक्स्ट है इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने इन्फॉर्म किया है कि इंडियन गवर्नमेंट इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट इंपैक्टेड एरियाज में फंसे इंडियन सिटीजन्स को वहां से कहीं और सेफ जगह पर इवैक्यूएट करने के लिए एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। इस इवैक्यूएशन ऑपरेशन के लिए चार्टर्ड फ्लाइट्स अरेंज की गई हैं और ये इस साल का दूसरा ऐसा इवैक्यूएशन ऑपरेशन है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने किया है। ऐसा एक और इवैक्यूएशन ऑपरेशन इसी साल के अप्रैल में किया गया था। सूडान में हुए मिलिट्री क्लैश से इंडियन सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री अब तक ऐसे कई स्पेशल ऑपरेशंस कर चुकी है, कभी सिटीजन्स के सेफ इवैक्यूएशन के लिए और कभी रिलीफ सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। उनकी बात करें तो अप्रैल 2023 में किया गया ऑपरेशन कावेरी, जिसको सूडान मिलिट्री क्लैश में फंसे इंडियन सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए किया गया था। फरवरी 2023 में किया गया ऑपरेशन दोस्त, जब इंडिया से नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की टीम टर्की गई थी वहां पर आए सीवियर अर्थक्वेक के बाद असिस्टेंस देने के लिए। ऑपरेशन गंगा, जिसको फरवरी 2022 में किया गया था रशिया के यूक्रेन इन्वेजन के बाद वहां से इंडियन सिटीजन्स को सेफली इवैक्यूएट करने के लिए। और अगस्त 2021 में किया गया ऑपरेशन देवी शक्ति, जिसमें अफगानिस्तान में तालिबान के पावर कैप्चर करने के बाद वहां से इंडियन सिटीजन्स को सेफली इवैक्यूएट किया गया था। ये नेक्स्ट न्यूज है इंडिया की पॉलिटी एंड गवर्नेंस से और इसका कॉन्टेक्स्ट है अभी अगले महीने इंडिया के 5 स्टेट्स में होने वाले स्टेट असेंबली इलेक्शंस, जिसके शेड्यूल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी कुछ दिन पहले ही अनाउंस किया है। तो क्योंकि इलेक्शंस को सक्सेसफुली कंडक्ट कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है एंड एज अ पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक टीम ने तेलंगाना स्टेट को विजिट किया, वहां पर पोल प्रिपरेशन को रिव्यू करने के लिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये टीम, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार भी थे, वो काफी डिसअपॉइंटेड हुए वहां पर सिचुएशन को देखकर। इलेक्शन कमीशन की ये डिसअपॉइंटमेंट रिलेटेड थी तेलंगाना में उनको दिखी स्टेट गवर्नमेंट की मिसयूज ऑफ अथॉरिटी से। तेलंगाना की स्टेट गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में हायर लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी पर काफी सारे नॉन कैडर आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स को सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पोजीशन पर अपॉइंट किया हुआ है। ऐसे नॉन कैडर्स ऑफिसर्स को डायरेक्टली रिक्रूटेड ऑफिसर्स की अवेलेबिलिटी होने के बावजूद भी अपॉइंट करना नॉर्म्स के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फिर तेलंगाना के ऐसे 13 आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स को ट्रांसफर करने के ऑर्डर दिए हैं। ये नेक्स्ट न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से और इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडिया और चाइना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सिचुएशन। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 2020 के गलवान इंसिडेंट के बाद बिगड़ी सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए अब तक काफी ऐसी कमांडर लेवल टॉक्स पर बायलैटरल मीटिंग्स हो चुकी हैं। गलवान क्लैश के बाद अब तक 5 मेजर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की लोकेशंस पर इंडिया चाइना के बीच डिसएंगेजमेंट हासिल हो चुकी है, जैसे कि गलवान में पैंगोंग के नॉर्थ और साउथ बैंक पर पेट्रोलिंग पॉइंट 17, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स पर पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर
पर कुछ बचे हुए ऐसे एरियाज हैं जहां पर अभी भी दोनों साइड्स की आर्मी उलझी हुई है, जैसे कि देमचौक रीजन और दिप्सांग रीजन। इन बचे हुए रीजन्स में डिसएंगेजमेंट हासिल करने के लिए ऐसे कमांडर लेवल टॉक्स के अब तक 19 राउंड्स हो चुके हैं। और अब ये इवेंट न्यूज में इसलिए है क्योंकि कल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कमांडर्स की मीटिंग का 28वां राउंड हुआ है। इस मीटिंग में दोनों साइड्स ने आपस में डायलॉग और नेगोशिएशन टॉक्स को बनाए रखने की बात की है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पीस और ट्रंक्विलिटी बरकरार रखने की म्यूचुअल कमिटमेंट की है। अब इस मीटिंग से ग्राउंड पे कुछ आउटकम अचीव होता है या नहीं, ये टाइम के साथ पता चलेगा और हम इस इवेंट्स के अपडेट को फॉलो करते रहेंगे। नाउ एज अ साइड नोट, जून 2020 में जब इंडिया चाइना के बीच गलवान का क्लैश हुआ था, उसी साल प्रिलिमिनरी में लद्दाख से एसोसिएटेड जियोग्राफिकल नॉलेज को टेस्ट करते हुए ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे करंट अफेयर्स इवेंट से एसोसिएटेड जियोग्राफिकल लोकेशंस को पढ़ना जरूरी है। फॉर इंस्टेंस, अभी इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट एक मेजर न्यूज इवेंट है, तो आप उस रीजन से एसोसिएटेड सभी मेजर जियोग्राफिकल लोकेशंस जैसे कि मेडिटेरेनियन सी, इजराइल, जॉर्डन, गाजा, सिनाई पेनिनसुला वगैरह के बारे में पढ़ लें। ये नेक्स्ट न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से और इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA, जिसकी अभी रिसेंटली एक मीटिंग हुई है। और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की अभी हुई इस मीटिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने बोला है कि इंडिया ग्लोबल साउथ की आवाज को रिप्रेजेंट करता है और इंडिया इज कमिटेड टू बीइंग अ फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड। वो इंडियन ओशन रीजन को फ्री, ओपन और इंक्लूसिव रखने की इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज करते हैं और यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सीज UN क्लॉज के प्रिंसिपल्स को फॉलो किए जाने की भी बात करते हैं। वो अपनी स्पीच में श्रीलंका और चाइना की तरफ भी एक वेल्ड रेफरेंस देते हैं, मतलब एक छुपा हुआ रेफरेंस देते हैं और बात करते हैं अनसस्टेनेबल डेट की, हिडन एजेंडाज की और अनवाइबल प्रोजेक्ट्स की। अब इस ग्रुपिंग इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जहां पर इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर प्रेजेंट थे, इसकी बात करें तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन इंडियन ओशन को बॉर्डर कर रही कंट्रीज का एक फोरम है। इसको 1997 में फाउंड किया गया था और इसमें 23 मेंबर्स हैं। इस मल्टी स्टेक होल्डर फोरम में इंडियन ओशन से एसोसिएटेड अलग अलग एरियाज में कॉपरेशन को प्रमोट किया जाता है, जैसे कि ट्रेड में, टूरिज्म में, मैरीटाइम सिक्योरिटी में वगैरह। ये नेक्स्ट न्यूज है पार्लियामेंट से और इसका कॉन्टेक्स्ट है सस्पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में, जिसके हर एक दिन को हमने अपने डेली एडिशंस में फॉलो किया था, आपको याद होना चाहिए कि उस मॉनसून सेशन में काफी सारे मेंबर्स को हाउस से सस्पेंड किया गया था। उन सस्पेंडेड मेंबर्स में से एक मेंबर आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा भी थे, जिनको पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के आखिरी दिन हुई सिटिंग में इंडेफिनेटली पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया था और इसी सस्पेंशन की वजह से वो सितंबर में हुए पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन को भी अटेंड नहीं कर पाए थे। अब ये इवेंट न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये राज्यसभा के सस्पेंडेड मेंबर राघव चड्ढा सुप्रीम कोर्ट में गए हैं अपने इस सस्पेंशन को चैलेंज करने के लिए। उन्होंने अपनी पिटीशन में बोला है कि उनका ये सस्पेंशन रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स के रूल नंबर 256 को वायलेट करता है। अब पार्लियामेंट के रूल्स सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से स्पेसिफिकली रेलिवेंट नहीं है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल्स रेलिवेंट हैं, इसलिए हम इन रूल्स की बात नहीं करेंगे। पर सस्पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक मेजर टॉपिक है जिसका किसी भी कंट्री की हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट है, इसलिए इस इवेंट की आपको एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए मेंस और प्रिलिमिनरी के पर्सपेक्टिव से। ये नेक्स्ट न्यूज है जुडिशरी से और इसका कॉन्टेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट में आई एक पिटीशन जिसमें एक 26 हफ्ते की प्रेग्नेंट वुमेन ने अपनी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के लिए प्ली की है। वो प्रेग्नेंट मदर जो 26 हफ्ते से प्रेग्नेंट है और ऑलरेडी 2 बच्चों की मां है, उन्होंने अपने एफिडेविट में बोला है कि उनकी मेंटल कंडीशन फिट नहीं है कि वो एक तीसरे बच्चे का अच्छे से ध्यान रख पाए, इसलिए उन्हें अबॉर्शन करने की परमिशन दे देनी चाहिए। उनके इस अबॉर्शन केस को अपोज कर रहे यूनियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बोलते हैं कि उनकी इस प्ली को रिजेक्ट कर देना चाहिए क्योंकि उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स एब्सोल्यूट नहीं हैं। अगर
वो उनके अंदर जन्म ले रहे उनके अनबॉर्न चाइल्ड के राइट्स छीन रहे हो तो अब उनकी इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट के 2 जज के एक बेंच ने सुना है और दोनों जजेस का इस केस को लेकर एक अलग ओपिनियन है। एज अ साइड नोट, आप एज एन एस्पिरेंट ऐसे जनरल नुआंसेस पर ध्यान दें क्योंकि ऐसी केस स्टडीज आपकी मेंस के एथिक्स में आंसर राइटिंग को काफी एनहांस कर सकती हैं। कमिंग बैक टू द न्यूज, इस केस को सुन रहे बेंच के एक जज जस्टिस हीमा कोहली गवर्नमेंट के आर्गुमेंट को सपोर्ट करती हैं और बोलती हैं कि इन मदर को अबॉर्शन नहीं करने देना चाहिए, और दूसरे जज बीवी नागरत्न बोलते हैं कि मदर के डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और कोर्ट को अपना ओपिनियन इन मदर पर इम्पोज नहीं करना चाहिए। दोनों ही जजेस इस केस को लेकर सहमति नहीं कर पाते और इस केस को एक बड़े 3 जज के बेंच को रेफर कर दिया जाता है, जहां पर अब इस केस में आने वाले दिनों में सुनवाई होगी। ये नेक्स्ट न्यूज है इंटरनेशनल करंट अफेयर से और इसका कॉन्टेक्स्ट है इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। हमने अपने 10 अक्टूबर के एडिशन में बात की थी कि यूरोपियन यूनियन जो पैलेस्टीन अथॉरिटी को मिलने वाली जनरल एड का सबसे बड़ा डोनर है और हर साल पैलेस्टीन को लगभग 600 मिलियन यूरोस डोनेट करता है, उसने हमास के इजराइल में किए गए अटैक के जस्ट बाद डिसाइड किया था कि वो पैलेस्टीन को यूरोपियन यूनियन से मिलने वाली फंडिंग को इमीडिएटली फ्रीज कर देंगे। हालांकि उसी के जल्द बाद यूरोपियन यूनियन ने अपने इस डिसीजन को विड्रॉ कर दिया था और बोला था कि पैलेस्टीन अथॉरिटी की फंडिंग कंटिन्यू रहेगी। अब इस इवेंट में डेवलपमेंट ये है कि यूरोपियन यूनियन के एक सीनियर डिप्लोमेट ने बोला है कि यूरोपियन यूनियन की मेजॉरिटी कंट्री पैलेस्टीन अथॉरिटी को दिए जाने वाले इस एड को कंटिन्यू रखना चाहती हैं। उन्होंने बोला है कि यूरोपियन यूनियन हमास को तो एज अ टेररिस्ट कंसीडर करती हैं, पर पैलेस्टीन अथॉरिटी को वो अपना एक पार्टनर समझती हैं जिसकी वो मदद करना चाहते हैं। और उन्होंने हमास अटैक के बाद इजराइल के रिटेलिएशन रिस्पॉन्स को भी क्रिटिसाइज किया है, ये बोलकर कि ऐसी गाजा की पॉपुलेशन की एसेंशियल सप्लाईज को काट देना, वहां पर गैस की सप्लाई, पानी की सप्लाई, खाने की सप्लाई को ब्लॉक कर देना, ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। ये नेक्स्ट न्यूज है इंटरनेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड और इसका कॉन्टेक्स्ट है चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समिट जो अक्टूबर 17 को चाइना में होगी। अब ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये मोस्ट लाइकली एक्सपेक्टेड है कि इंडिया, जिसने 2017 में और 2019 में हुई इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समिट में पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो इस साल भी इस समिट में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। अब इंडिया ऐसा क्यों नहीं करेगी, ये एक्सपेक्टेड है कि आपको पता होना चाहिए। इसके रीजन की बात करें तो इंडिया का एक कंसिस्टेंट स्टैंस है कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक प्रोजेक्ट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरता है और वो इंडिया की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को वायलेट करता है। अब ये एक इवॉल्विंग न्यूज है और इसके डेवलपमेंट्स को हम फॉलो करते रहेंगे। ये आज का एडिटोरियल है और इसका कॉन्टेक्स्ट है जीएसटी काउंसिल की अभी रिसेंटली हुई 52nd मीटिंग। इस एडिटोरियल की बात करें तो इसमें ऑथर बोलते हैं कि जीएसटी की 52nd मीटिंग में जीएसटी काउंसिल ने इस मीटिंग में काफी समय से चल रही टैक्स रिलेटेड एम्बिग्विटीज, मतलब अस्पष्टताओं को एड्रेस किया है, जैसे कि बैंक से लिए जाने वाले कॉर्पोरेट या फिर पर्सनल लोन पर दी गई गारंटीज पर लगाए जाने वाला जीएसटी। इस मीटिंग में मोलासिस पर भी जीएसटी को 28% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे शुगर की फैक्ट्री और कैटल फार्मर्स की मदद होगी। और इस मीटिंग का एक मेजर आउटकम ये भी था कि एक्स्ट्रा न्यूट्रेड एल्कोहल को जीएसटी के नेट से बाहर ही रखा गया है, जो कि इस इंडस्ट्री की काफी लंबे समय से एक मेजर डिमांड थी। और इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि ये भी एक खुशी की बात है कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स जो 2022 में सिर्फ 2 बार हुई थी, उसकी इस साल में अब तक 4 बार मीटिंग्स हो चुकी हैं। अब फ्यूचर में जीएसटी काउंसिल के एजेंडा में मेजर आइटम्स की बात करें तो जैसे कि जीएसटी कंपेंसेशन सेस, जो कि एक मेजर सेस है जिसको 2017 में 5 साल के लिए 2022 तक इंट्रोड्यूस किया गया था, पर जिसको पेंडेमिक की वजह से 2022 में अगले 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। अब जीएसटी काउंसिल के पास ये एक मेजर मुद्दा है कि जीएसटी कंपेंसेशन का क्या फ्यूचर होगा और अगर इसको हटाया जाता है तो इसको किस सरचार्ज से रिप्लेस किया जाएगा। और इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि जीएसटी का रेट स्ट्रक्चर भी, जिसमें काफी सारे स्लैब्स हैं और जो काफी कॉम्प्लेक्स है, उसके भी रिफॉर्म पर काम किया जाना चाहिए और जीएसटी को हॉलिस्टिकली, मतलब संपूर्ण रूप से रिफॉर्म किया जाना चाहिए।
कुछ मेजर आइटम्स जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम और एल्कोहल जो इस समय जीएसटी में इंक्लूडेड नहीं है, उनको भी जीएसटी में इंक्लूड किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, आज के एडिशन में पीवाईक्यू एनालिसिस नहीं है, उसको कल के एडिशन में इंक्लूड किया जाएगा। अपॉलॉजीज फॉर दैट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट एडिशन।